हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 9 रसायन विज्ञान में सेकंड लेसन हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आपने पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लिया होगा। हम आशा करते हैं उसमें आपके कई क्वेश्चंस बने होंगे जिन्हें आपने कमेंट करके आंसर भी प्राप्त कर लिया होगा। यदि आपने आंसर नहीं प्राप्त किया हुआ है तो आप पुनः कांटेक्ट के माध्यम से आंसर ले सकते हैं। चलिए आज हम आपको रसायन विज्ञान में लेसन 2 परमाणु एवं परमाणु संरचना एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में बताएंगे। जिसमें आप पहला नियम है या पहला परमाणु मॉडल है या परमाणु मॉड है डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक डाल्टन ने किस प्रकार ये मॉडल प्रस्तुत किया, किसके अनुसार किया, इसके कौन से बिंदु होंगे। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार नंबर 1, तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 फिर सुन लीजिएगा, तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह परमाणु किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह परमाणु किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। नंबर 2, तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं तथा इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। नंबर 3, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नंबर 4, परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। अर्थात परमाणु अविनाशी होता है। अर्थात परमाणु कैसा होता है? अविनाशी होता है। नंबर 5, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात 1:2, 1:1 या 2:3 आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते थे आप? अणु कहते थे। क्योंकि अणु 1:1 में मिश्रित हो सकता है, 1:2 में मिश्रित हो सकता है, 2:3 में मिश्रित हो सकता है। नंबर अगला, किसी यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? डाल्टन ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो डाल्टन परमाणु के आधार पर परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब हम आ जाते हैं आधुनिक परमाणुवाद की ओर। आपने डाल्टन का परमाणुवाद सीखा, अब हम चलते हैं आधुनिक
आधुनिक परमाणुवाद। जैसा कि आपने सुना भी डाल्टन का परमाणुवाद, अब हम उसी के क्रम में आधुनिक परमाणुवाद की ओर चलेंगे। तो आधुनिक परमाणुवाद डाल्टन के कुछ परिकल्पनाओं को संशोधित किया। डाल्टन ने कुछ परिकल्पनाएं अपनी दी थी परमाणु के अनुसार, उनको संशोधित करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक, यानी आधुनिक का मतलब आज का मॉडल कहते हैं। जिनके भी कुछ ना कुछ बिंदु थे, उन बिंदुओं को भी सुन लेते हैं। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से बना होता है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। आधुनिक क्या कहता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मौलिक कण इसमें उपस्थित होते हैं। नंबर 2, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था, समान होते थे। इसमें क्या कह रहा है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये बन गया कि समस्थानिक की परिभाषा क्या बनी। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं, ऐसे परमाणु समभारिक कहलाते हैं। नंबर 4, यौगिक में तत्वों के परमाणु में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। यौगिक में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। नंबर 5, तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, ना कि यौगिक परमाणु। तत्वों के जो परमाणु हैं संयुक्त होकर के अणु बनाते हैं, ना कि संयुक्त यौगिक। नंबर 6, रासायनिक परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। नंबर 7, यद्यपि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, तदैव नाभिकीय विखंडन द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणु में विघटित किया जा सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक बड़ा अणु होता है तो धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। कितना भी कोई पदार्थ बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे छोटा ही होना पड़ेगा। यह हमारा आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो परमाणु संरचना के विषय में जानेंगे। तो अभी आपने सीखा था आधुनिक परमाणु मॉडल। अब हम चलेंगे परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना की परिभाषा, यानी परमाणु की परिभाषा सर्वप्रथम डाल्टन ने दी थी। इसके बाद आधुनिक में आ जाते हैं तो जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड आदि ने प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो हमने पहली हेडिंग ले ली इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज कोष्ठ में कैथोड किरणें किस प्रकार हुई, किसने खोज की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की, जिनके अनुसार यदि हम एक कांच की विद्युत विसर्जन नली ले लें और उसे निर्वात कर दें,
जिसमें 2 कैथोड और एक एनोड लगा दें तथा उसमें उच्च वोल्टता की एक बैटरी का भी संपर्क कर दें, तो हम देखते हैं कि इस कांच की नली से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे, एनोड की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, एनोड के पीछे स्फुरदीप्त या चमक उत्पन्न करती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का नाम दिया। तो इस प्रकार आपने कैथोड किरणों के विषय में जाना। कैथोड किरणों का नाम किसने दिया था? तो गोल्डस्टीन ने नाम दिया था। इसकी खोज किसने की थी? जूलियस प्लकर ने की थी। अब हम चलते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें के गुणों के विषय में हम जानेंगे। तो नंबर 1, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। नंबर 2, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। किन कणों से मिलकर बनी होती हैं? तो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो ऋणावेशित कौन से कण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणावेशित कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड नंबर में कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों यानी ऋणावेशित कणों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 3, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। नंबर 4, कैथोड किरणें कांच की नली के पीछे चमक उत्पन्न करती हैं। कैसी चमक उत्पन्न करती हैं? हरे रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। नंबर 5, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद देती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद देती है। नंबर 6, कैथोड किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। नंबर 7, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार आपने कैथोड किरणों के विषय में जाना, कैथोड किरणों के गुण के विषय में जाना। अब हम अगले वीडियो में कैनाल किरणें अर्थात प्रोटॉन की खोज के विषय में जानेंगे। यदि इसमें आपको ना समझ में आए तो भी आप कमेंट करके इसका आंसर ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम बार बार दोहराते हैं कि आप क्लास की भांति ही पढ़ाई ले सकते हैं। धन्यवाद।